हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की पढ़ाई? आइए हम चालू करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सिंपल, मैं आपको समझाऊं, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। ये किस पे डिपेंड करती है? सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ना कि नेचर ऑफ पार्टिकल्स। मान लीजिए मैंने क्या किया कि 100 ml पानी लिया, 100 ml वाटर लिया। एक में मैंने 100 पार्टिकल्स ऑफ NaCl, दैट इज कॉमन सॉल्ट, डिसॉल्व कराए। एक में मैंने 100 पार्टिकल्स ऑफ शुगर डिसॉल्व कराए। दोनों डिसॉल्व हो गए, एक बन गया सॉल्ट सोल्यूशन, एक बन गया शुगर सोल्यूशन। ठीक है, अगर एक सॉल्ट सोल्यूशन बन गया, एक शुगर बोल रहा हूं, शुगर सोल्यूशन बन गया, तो फिर क्या हो जाएगा? जिसका इफेक्ट सेम ही रहेगा। अभी आपको पता है NaCl ये आयनिक कंपाउंड है, शुगर एक कोवैलेंट कंपाउंड है, इजंट इट? वो एक कार्बन कंपाउंड है, ये एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। दोनों का नेचर तो अलग अलग है पर नंबर सेम है ना। और अगर नंबर सेम होने के कारण इन जो प्रॉपर्टीज पे सेम इफेक्ट होगा उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाएंगे। जो प्रॉपर्टी सेम तरीके से चेंज होंगे, बरोबर है, उसमें एक है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग देखने वाले हैं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पहला, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा है, चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सभी जो प्रॉपर्टीज हैं इनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अगर वाटर में मैंने 100 पार्टिकल्स सॉल्ट डाला या 100 पार्टिकल्स शुगर डाला, ये चारों जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम तरीके से चेंज होगी। यानी अगर वेपर प्रेशर मान लीजिए इसका कुछ मान लीजिए 1 बार था ओरिजिनली प्योर वाटर का, 100 पार्टिकल्स डालने की वजह से 0.9 बार हो गया तो लोअर हो गया। इसका भी पहले 1 बार था, 100 पार्टिकल शुगर डालने से भी 0.1 बार घट के 0.9 बार हो गया। तो दोनों सेम तरीके से चेंज हो गए इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल्स। तो इनको बोला जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या बोला जाता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसमें से जो पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मान लीजिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने आपको कल मैंने समझाया था, जिसको वेपर प्रेशर समझा है, जिसने लास्ट लेक्चर ध्यान से देखा है, उसको लोअरिंग भी जल्दी समझेगा। मान लीजिए एक बीकर उठाया मैंने, ठीक है, अभी मैंने पानी भरा, अभी ये पानी भरने से इसके सरफेस पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मैं लोअरिंग नहीं बता रहा हूं, पहले वेपर प्रेशर अगर सुनो तो वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? मैंने आपको बोला था इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन के इक्विलिब्रियम पे, बराबर है। अभी इसके सरफेस पे ये प्योर वाटर है, प्योर,
मान लीजिए इसके सरफेस पे 100 पार्टिकल्स हैं, 100 पार्टिकल्स हैं, तो 100 के 100 इवोपरेट और कंडेंसेट होने की कोशिश करेंगे और उनके इक्विलिब्रियम में जो प्रेशर लगेगा उसको हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं, ये तो आपको पता है। और उसको ही हम लोग ओरिजिनल P0 बोलते हैं, ओरिजिनल प्रेशर P01। ओरिजिनल रहेगा तो पूरे जो सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स ही होंगे ना, और वही क्या करेंगे, ऊपर आने की कोशिश करेंगे, वेपर प्रेशर लगेगा। मान लीजिए यही सेम पानी था, हालांकि बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती हैं, पर लॉजिकली ये 2-3 पॉइंट समझेंगे ताकि आपको लोअरिंग समझे। देखिए इसके सरफेस पे ये भी सेम क्वांटिटी वाटर था, हालांकि मैंने दिखाया अलग अलग है, सेम क्वांटिटी है, पर इसमें वाटर प्लस सॉल्ट है, वाटर प्लस सॉल्ट है। अगर आप ध्यान से देखें वाटर प्लस सॉल्ट है तो यहां पर सरफेस पे पहले 100 पार्टिकल्स पानी के ही थे, अभी सॉल्ट मिलने से, सॉल्ट डिसॉल्व होने से कुछ सॉल्ट के पार्टिकल्स ऊपर आए होंगे, कुछ तो आए होंगे। यहां पर कुछ वाटर के पार्टिकल्स को सॉल्ट ने डिस्प्लेस किया होगा, उनकी जगह पे सॉल्ट आकर बैठा होगा, कुछ तो होगा, 1 नहीं, 2 नहीं, 5, 10 जो भी होगा। तो अभी सरफेस पे 100 पार्टिकल्स ऑफ वाटर होंगे कि कम होंगे? कम होंगे सर। अभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, ऐसे कुछ थंब रूल नहीं है, सरफेस पे कितने पार्टिकल्स हैं? 90 पार्टिकल्स वाटर के हैं और 10 पार्टिकल्स सॉल्ट के आ जाएंगे, है कि नहीं है? कुछ तो होंगे 10-15 जो सरफेस पहले प्योर था, तो पूरा जो सरफेस था इट वॉज ऑक्यूपाइड बाय वाटर, नाउ द सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय वाटर एंड सम पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, therefore the number of particles of solute they get reduced, number of particles of solute are on the surface and number of particles of solvent are reduced. सॉल्वेंट के जो पानी के पार्टिकल सरफेस पे घट जाएंगे और सल्यूट के पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो पहले 100 पार्टिकल्स क्या लगा रहे थे, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो जो वेपर आ रहा था उसको हम वेपर प्रेशर बोल रहे थे, जो प्रेशर जनरेट हो रहा था। अभी 90 पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, isn't it? तो 100 पार्टिकल्स का प्रेशर ज्यादा है कि 90 का ज्यादा है? सर 100 का डेफिनेटली ज्यादा होगा, यानी प्योर सॉल्वेंट का डेफिनेटली प्रेशर क्या होगा? प्योर सॉल्वेंट का P01, और यहां पर मैंने मान लीजिए P ऑफ सोल्यूशन PS लगाया, तो P ऑफ प्योर सॉल्वेंट का डेफिनेटली ज्यादा होगा और सोल्यूशन का डेफिनेटली कम होगा, और ये जो घटेगा इसको ही हम बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए यहां पर नेचर ऑफ सोल्यूट कुछ मायने नहीं रखता है, जो भी पार्टिकल्स आएंगे, मान लीजिए 100 पार्टिकल सॉल्ट के होते या शुगर के होते या दूसरे किसी भी सोल्यूट के होते, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो यहां आएंगे वो मैटर करता है, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो इसको इसलिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी माना गया है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट दैट आर ऑन दी सरफेस। आपको समझ में आया? वेपर प्रेशर डिपेंड करता है कि कितने पार्टिकल सरफेस पे हैं, बराबर है ना? अगर सॉल्यूट ऐड हो जाएगा तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल सरफेस पे हैं वो घट जाएंगे, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सरफेस पे घट जाएंगे तो उनकी वजह से लगने वाला जो वेपर प्रेशर है वो भी घट जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। गॉट माय पॉइंट? तो ये है कुछ चीजें, आप स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। देखिए अभी इसका जो हम लोग डेरिवेशन एक सिंपल सा करेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। मान लीजिए एक प्योर सोल्यूशन है, एक प्योर क्या है, वाटर है, जो भी है,
ये प्योर सॉल्वेंट है, यानी इसमें नो सल्यूट, ओनली सॉल्वेंट है। मान लीजिए इसका जो वेपर प्रेशर होगा प्योर का वो क्या है, P0 1 है। प्योर का क्या होता है, P0 1 है। मान लीजिए अभी हमने क्या किया, इसमें इसका सल्यूशन बनाया मैंने, सल्यूशन बनाया तो इसमें क्या होता है, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों होते हैं। मान लीजिए सल्यूट का मोल फ्रैक्शन है x1 और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है x2, और ये जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर है P1। तो लास्ट टाइम हमने रॉल्ड्स लॉ से देखा था, रॉल्ड्स लॉ से जो वेपर प्रेशर आता है रॉल्ड्स लॉ से वो क्या आता है, मान लीजिए इसको थोड़ा सा टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिखते हैं। सॉल्वेंट को मैं x1 ले लेता हूं और सल्यूट को मैं x2 ले लेता हूं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ऐसा है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, x1 और x2। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा आपको याद होगा, इट इज प्योर सॉल्वेंट P0 1 इंटू x1 उसका कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस P0 2 इसका ओरिजिनल सल्यूट का इंटू x2 होता है। रॉल्ड्स लॉ से ऐसे लिखते हैं एक्सप्रेशन, ये सल्यूट का है, ये हमारा मैंने ये प्योर सॉल्वेंट का है, ये सॉल्यूशन का है। डेफिनेटली अभी अभी हमने देखा कि सॉल्यूशन का घटेगा ही। क्यों घटेगा, मैं आपको उसका रीजन भी अभी मैं बताता हूं। क्योंकि होता क्या है, हम जो सल्यूट देखते हैं, सल्यूट के दो केस हो सकते हैं सल्यूट के। एक तो जो वोलाटाइल है, वोलाटाइल यानी क्या, जो इवापोरेट होगा, इवापोरेट, कैन इवापोरेट, और दूसरा है नॉन वोलाटाइल। हम जो देख रहे हैं नॉन वोलाटाइल ना, वोलाटाइल स्पेलिंग रॉन्ग हो जा रहा है, जो इवापोरेट, नो इवापोरेशन। अगर ये इवापोरेट ही नहीं करेगा तो P0 2 वेपर प्रेशर लगाएगा ही नहीं, ना इवापोरेट कर रहा है ना कंडेंस कर रहा है। वी आर सीइंग दिस केस। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल सल्यूट। अगर नॉन वोलाटाइल सल्यूट है तो अगर ध्यान दीजिए तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, P1 इक्वल टू P0 1 x1। P0 2 तो आएगा ही नहीं, P0 2 तो आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? अच्छा, P0 1 ध्यान से देखो तो प्योर का अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मिलाकर 1 आता है, कल भी हमने देखा है ये। तो x1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस x2, 1 माइनस x2। तो P1 इक्वल टू P0 1 1 माइनस x2, 1 माइनस x2। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू P0 1 माइनस P0 1 x2, इजंट इट। तो अगर मैं यहां से माइनस इसको P1 को इधर लेके आऊं तो उसको उधर लेके जाऊं तो P1 नॉट x2 इक्वल टू P0 1 माइनस P1। ये क्या है देखिए, ये प्योर सॉल्वेंट का है P0 1 माइनस P1 माइनस P1 सॉल्यूशन का। ये किसका है, प्योर सॉल्वेंट का ओरिजिनल जो था। ये सॉल्यूशन का है प्रेशर, सॉल्यूशन का। तो दोनों को वेपर प्रेशर को, दोनों के वेपर प्रेशर को माइनस करेंगे तो दिस इज ओनली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओरिजिनल प्रेशर में से सॉल्यूशन का माइनस करेंगे तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन है ये P1 नॉट x2। समझ में आ रहा है, P1 नॉट x2। x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, x2 क्या है, x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, x2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। समझ में आ रहा है? तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, गॉट माय पॉइंट, लोअरिंग ऑफ
वेपर प्रेशर। अभी इसमें होता क्या है, आप स्क्रीन पॉज करके लिख लेना, पर इसमें यहां तक डेरिवेशन रुकता नहीं है। ये तो हमने पहला अजम्पशन क्या पकड़ा है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। ध्यान देना एक एक पॉइंट को, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। इसमें आता है रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव यानी ओरिजिनल के रिलेशन में कितना गिरा है प्रेशर, ओरिजिनल के रिलेशन में लोअर कितना हुआ है वो हमको पता है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है P01 माइनस P1, और रिलेटिव लोअर प्रेशर यानी रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज लोअरिंग अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल वेपर प्रेशर। तो गिरा कितना है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन ओरिजिनल कितना है P01। समझ में आया? तो ये कितना है ये यहां से निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए एक्सप्रेशन क्या मिला है वहां पर, P01 इंटू x2 इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1। तो x2 कितना हो गया, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। तो यही तो, ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया। इस एक्सप्रेशन में से मैंने P1 नॉट को उधर ले लिया। ये ऊपर क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यहां क्या है ओरिजिनल वेपर प्रेशर, यानी कितना लोअर हुआ है ओरिजिनल के हिसाब से, कितना लोअर हुआ है ओरिजिनल के हिसाब से। इट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहां पर x2 क्या है याद रखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जितना ये होता है। दूसरी बात, अगर आप ध्यान दें, आप स्क्रीन पॉज करके या रिवर्स करके एक एक पॉइंट लिखते जाना। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो ये है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। अच्छा, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को कैसे लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, टोटल मोल्स ब्रैकेट में लिखूं तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं N2 मानता हूं, तो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, उसको N2 मानता हूं, और नीचे आएगा N1 प्लस N2, नीचे आएगा N1 प्लस N2। यहां पर और एक अजम्पशन है कि जो हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं, पहला अजम्पशन क्या था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया हुआ है हमने। दूसरा अजम्पशन यहां पर है कि सॉल्यूशन जो भी लेंगे वो डाइल्यूट लेना है। डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे, इसका मतलब क्या है, जो सॉल्यूट के मोल्स होंगे N2 होगा वो वेरी वेरी लेस देन N1 होगा। डाइल्यूट में मोल्स सॉल्यूट बहुत कम आएगा, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि N1 प्लस N2 जो होगा, क्योंकि N2 बहुत ही ज्यादा छोटा है, इट इज इक्वल टू N1 होगा। नीचे N1 आएगा, ऊपर N2। ठीक है, ध्यान में आया? तो ये रिलेटिव लोअरिंग है, ये N2 अपॉन N1 है। अच्छा, N2 क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी गिवन मास अपॉन मोलार मास, W2 अपॉन M2। और N1 क्या है, गिवन मास अपॉन मोलार मास किसका, मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलार मास। गिवन मास यानी W से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलार मास यानी M से। तो ये क्या होगा, W2 अपॉन M2, W1 अपॉन M1। ये ऊपर किसका है, ऊपर सॉल्यूट का है, नीचे किसका है, सॉल्वेंट का है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन लिखी जाएगी W2 इंटू M1 अपॉन W1
इंटू M2। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फाइनल एक्सप्रेशन है W2। W2 यानी गिवन मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे याद होना चाहिए आपको, मोलार मास ऑफ सल्यूट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो आपको याद होना चाहिए। तो यहां पर हमने क्या देखा, पहले वेपर प्रेशर के बारे में देखा, फिर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में देखा, फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में देखा। इस एक्सप्रेशन में दो अजम्पशन है, एक तो नॉन वोलेटाइल सल्यूट है, ये एक्सप्रेशन है नॉन वोलेटाइल और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, नॉन वोलेटाइल सल्यूट और सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये भी आप लिख लें, कई बार ये भी यूज में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पॉज करिए या फिर से पूरा एक बार ध्यान से देखिए, एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। देखिए यहां पर दो सम्स हैं जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। क्या है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 394 ग्राम ऑफ सल्यूट, यानी ये क्या है, सल्यूट है तो W2 394 है, ठीक है, इन 622 ग्राम ऑफ वाटर, यानी वाटर है तो W1 होगा, ये गिवन मास है दोनों का, ठीक है, सल्यूट इतना है, सॉल्वेंट इतना है। द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज फाउंड आउट टू बी, सोल्यूशन का बोला है यानी ये P1 होगा, P1 कितना है 30.74 mm of Hg, ठीक है। इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर यानी P01 कितना है 31.8 है, ठीक है। फाइंड द मोलार मास, किसका, मोलार मास ऑफ सल्यूट, डेफिनेटली सल्यूट का मोलार मास यानी M2 फाइंड करना है। 2 सल्यूट के लिए होता है, 1 सॉल्वेंट के लिए। अच्छा सॉल्वेंट का मोलार मास कितना हुआ 18 भाई साहब, क्योंकि वाटर है ना, वाटर का आपको पता है मोलार मास 18 ग्राम होता है, ठीक है। तो M1 पता है, M2 ही नहीं पता। तो आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला पता है, क्या होता है W1 अपॉन W2 M1 अपॉन M2। ऐसे M2 हर एक इसमें, हर एक जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें मोलार मास M2 जो होता है वो डिनोमिनेटर में ही आता है, याद ऐसे ही रखना है। M2 नीचे आएगा यानी M1 ऊपर, और अगर ये रेसिप्रोकल, अच्छा ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये होगा W2 अपॉन W1, M2 नीचे तो W ऊपर होता है, M2 नीचे आएगा, ये याद रखना है। हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मोलार मास नीचे ही आएगा, तो M1 अपॉन M2, W2 अपॉन W1। तो ये रिलेटिव लोअरिंग है। तो रिलेटिव लोअरिंग में क्या होता है आपको पता है, रिलेटिव लोअरिंग में हम लोग क्या करते हैं, पहले तो P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू W2 M1 अपॉन W1 M2। समझ में आ रहा है। तो ये दोनों आप माइनस कीजिए, 31.8 माइनस 30.74, तो ये दोनों माइनस करेंगे आप, तो ये क्या होगा, ये 17 हो जाएगा। अच्छा ये माइनस करने के लिए ये 6, ये 0 होगा, तो मुझे लग रहा है ये 1 ही हो जाएगा, तो 1.06 आएगा, है ना। तो ये इन दोनों की जगह लिखा जाएगा 1.06, और ओरिजिनल कितना है 31.8 इक्वल टू W2 394 अपॉन 622 और 18 अपॉन M2। तो M2 इससे अगर सॉल्व करोगे, मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो ये 342 आएगा कैलकुलेशन करोगे तो इस तरह से मोलार मास आप निकाल सकते हो। गॉट माय पॉइंट। इस तरह से आप मोलार मास निकाल सकते हो। यहां पर भी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन
ऑफ मोलार मास 78 ग्राम। तो मोलार मास बेंजीन प्योर बेंजीन है, प्योर सोल्यूशन है, यानी इसका M1 दिया हुआ है, बेंजीन क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ, उसका कितना है 78 ग्राम मोलार मास है। जब प्योर था यानी P01, अरे उल्टा लिख दिया, P01 इसका कितना है 640 था। अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑफ मास, इतने मास का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, यानी ये W2 था, सॉल्यूट यानी 2 आता है, ये गिवन मास है ना, इतना ऐड किया है, तो ये क्या होगा 2.315, ये W2 होगा। इज एडेड टू 49 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मास है, बेंजीन क्या है यहाँ पर सॉल्वेंट है, तो W1 इतना इसमें ऐड किया है, तो ये 49 ग्राम है। ये आपको पहचानने आना चाहिए। ये कौन है, प्योर बेंजीन दिया है, प्योर जिसके सामने यहाँ प्योर वाटर था ना, यानी ये प्योर बेंजीन है, यानी ये सॉल्वेंट ही होगा। सॉल्वेंट आएगा तो इन सब जहां जहां बेंजीन आएगा वहां 1 आएगा, तो मोलार मास इसका 78 ग्राम है। द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज, तो सोल्यूशन मिलाने के बाद 600 है सोल्यूशन का। व्हाट इज मोलार मास ऑफ सोल्यूट, यानी हमको क्या फाइंड करना है, M2 फाइंड करना है, फिर से इसी के तरह। तो दोनों को माइनस करोगे तो रिलेटिव लोअरिंग कितना आएगा, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू W1 अपॉन W2, सॉरी W2 अपॉन W1, M1 अपॉन M2, M2 नीचे आएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको बाकी सब वैल्यूज दिए हैं, ये 640 है, ये 600 है, सब कुछ दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। तो M2 निकालना है कैलकुलेशन करके, उसका कुछ तो 72.7 आएगा मोलार मास, तो ये आप निकाल सकते हैं फिर से। हाँ, दोनों सम से रिलेटिव लोअरिंग पे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान देके सॉल्व करना है। आज हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, कल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद।